हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लासेस। आज का जो टॉपिक है वो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, चलिए इससे पहले एक मोटिवेशनल कोट आप पढ़ लीजिए, इसको देख लीजिए आप। फिर हम देखेंगे कि टॉपिक्स क्या क्या कवर करने वाले हैं, इन टॉपिक्स को हम देखेंगे। पहला टॉपिक ये है कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, कि वेपर प्रेशर जो है जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हो तो रिड्यूस क्यों होता है, डिक्रीज क्यों होता है, वो हम देखेंगे। फिर उसके बाद से रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को हम देखेंगे और उसके फॉर्मूले को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिराइव करेंगे। एंड जो है थर्ड जो पॉइंट ये है कि जेईई मेंस में एक क्वेश्चन आया हुआ था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि मेरे पास एक प्योर सॉल्वेंट दिया हुआ है। यहाँ पे मैं ये देखिए हमारे पास एक बीकर है जिसमें सिर्फ प्योर सॉल्वेंट मान लेते हैं कि ये वाटर फिल किया हुआ है। तो जब आप इसे हीट करोगे तो इसके वेपर्स क्या होंगे, इसके जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स होंगे एस्केप करेंगे क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और ये वेपर में कन्वर्ट होने लगेगा। और फिर वो क्या करेगा कि एक टाइम बाद जो मॉलिक्यूल्स होंगे ना, अगर आप क्लोज कंटेनर कर दो तो वो जो मॉलिक्यूल्स जो एस्केप कर रहे हैं वही सरफेस से आके क्या करेंगे, कोलिजन करेंगे, फोर्स एक्सर्ट करेंगे पर यूनिट स्क्वायर एरिया पर, जिससे एक प्रेशर जनरेट होगा। उसी वेपर के प्रेशर को हम क्या बोल देते हैं, वेपर प्रेशर। ठीक है, अब यहाँ पे देखने वाली बड़ी बात ये है कि ये जो वेपर एवापोरेट हो रहा है, यहाँ पे ध्यान देंगे आप कि जितने सरफेस पे मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे सॉल्वेंट के, ओबियस सी बात है डेंसिटी ज़्यादा है इस केस में, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो आसानी से स्केप कर जाएंगे, गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे या एवापोरेशन बहुत आसानी होगा। लेकिन आपने क्या किया, यहाँ पे देखेंगे कि जो वेपर प्रेशर इज लोअर ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। वो पहला रीजन क्या, ये देखिए सरफेस एरिया ऑफ द मॉलिक्यूल्स की शुरुआत में स्टार्ट में क्या होगा, आपके पास जो सरफेस एरिया होगा ना उसमें सिर्फ क्या होंगे, सॉल्वेंट के ही मॉलिक्यूल्स होंगे। याद रखिएगा, क्या सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स होंगे प्योर कंडीशन में। लेकिन जैसे ही आपने क्या कर दिया, सॉल्यूट ऐड कर दिया, वो भी क्या ऐड कर रहे हो आप, याद रखिएगा नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, कैसा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है नॉन वोलेटाइल का, कहने का क्या मतलब होता है कि जो सॉल्यूट आपने ऐड किया है वो एवापोरेट नहीं होगा। क्या होगा, एवापोरेट वो नहीं होगा। यानी कि अब देखिए यहाँ पे जो रेड कलर के पार्टिकल्स देख रहे हो ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, तो अब ये क्या हो जाएंगे कि ये भी कुछ सरफेस एरिया कवर करेंगे। अब जब यहाँ पे देखेंगे सॉल्यूशन जब बन गया है तो जो सरफेस एरिया जो नॉन वोलेटाइल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो एवापोरेट तो होंगे नहीं। यानी कि पहले की कंपैरिजन में जो सॉल्वेंट वाटर था या कोई भी सॉल्वेंट था, अब वो एवापोरेशन ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि उन केस में देखिए यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स यानी कि अब जो होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। जो सरफेस एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, बोलो बच्चों, डिक्रीज कर जाएगा। क्लियर हुआ, यानी कि एवापोरेशन भी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अगला पॉइंट क्या है, रेट ऑफ एवापोरेशन, यानी कि जो एवापोरेशन जितना ज्यादा होगा प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। तो यहां पे आप देखोगे कि डेंसिटी की बात करते हो तो जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी होगी ना सरफेस पर, वो यहां पर क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। क्या करेगी, बोलो बच्चों, डिक्रीज कर जाएगी। डिक्रीज होगी यानी कि डेंसिटी कम होगी तो एवापोरेशन आपका जो है कि सॉरी डेंसिटी तो बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पे सॉल्वेंट जो मॉलिक्यूल्स होंगे ना सरफेस पर वो बहुत कम हो जाएंगे। समझ में आ रही है बात, तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा कि जो एवापोरेशन होगा वो मेरा डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, चलिए अब एक काम करते हैं कि लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर क्या है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो मैं आपको एक चीज यहां पर नोट करवाता हूं, वो देखिए कि जब ये प्योर केस में था, क्या था, जब मेरा सॉल्वेंट प्योर कंडीशन में था, तो प्योर कंडीशन में तो उसका मान लेता हूं कि वेपर प्रेशर क्या है, पी नॉट है। और जब ये सॉल्यूशन फेज में आ गया, जब आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, सॉल्यूशन यानी कि उसका जो वेपर प्रेशर है उसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, पी एस से। ठीक है, याद रखिए कि जब वो प्योर कंडीशन में था तो आप क्या बोल रहे हो, पी नॉट बोल रहे हो, और जब वो सॉल्यूशन बन गया नॉन वोलेटाइल, आपने जो सॉल्यूट है ऐड कर दिया, तो उस केस में जो वेपर प्रेशर होगा उसको क्या बोलेंगे, पी एस। ऑब्वियस सी बात है कि जब सॉल्यूशन फेज में होगा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपने ऐड किया है, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा ही करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है ना, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट।
उस केस में इसको हम किससे डिनोट करेंगे, पी नॉट से। और अगर आप बोलें कि वेपर प्रेशर ऑफ, यहाँ पे मैं बोल दूं सॉल्यूशन, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप, पी एस से। अब एक बात बताइए कि पी नॉट जो है उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा और पी एस का कम होगा, यानी कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होगा, बताइए। जितना रिड्यूस हुआ है वेपर प्रेशर वही ना, यानी कि मैं इसको लिखूंगा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को ये लिख सकता हूँ पी नॉट माइनस पी एस को हम क्या बोलेंगे, बोलो बच्चों, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, यानी कि अगर कभी भी आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर आपका रिड्यूस होने ही वाला है, डिक्रीज डेफिनेटली होगा। ठीक है, तो यानी कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आपको क्लियर हो गया। चलिए हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं, वो कौन सा है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, तो रिलेटिव लोअरिंग का कहने का मतलब क्या है वो ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले तो मैं यहां पे एक टॉपिक लिख देता हूं कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, ये देखिए लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मेरा क्या हो जाएगा, बोलो बच्चों, पी नॉट। इसको इरेज करता हूं मैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा पी नॉट माइनस पी एस। ये तो मेरा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो गया। इन्होंने बोला क्या है, देखिए रेशियो ऑफ द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी कि ये मेरा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, एंड वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट इज नोन एज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर। यहाँ पे देखिएगा RLVP होगा। ठीक है, आगे पीछे सॉरी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, और अगर आप क्या कर दो कि प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से आप क्या कर दो, यानी कि पी नॉट से अगर आप डिवाइड करोगे तो ये जो रेशियो निकल के आएगा इसको क्या बोलेंगे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, RLVP। ये क्लियर हुआ इतना, चलिए बहुत बढ़िया। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या हुआ कि वो जो है मेरा, एक बार रिवाइज करते हैं कि जो है कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर यानी कि पी नॉट माइनस पी एस अपॉन रेशियो जो है, यानी कि अगर आप प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से डिवाइड करोगे तो इसको बोलेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसको हम शॉर्टकट क्या बोलते हैं, RLVP। क्लियर हुआ, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखेंगे कि जो रिलेशंस बिटवीन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का, जो कि मोल फ्रैक्शन में क्या है कि आपने जो सॉल्यूशन में कितना मोल ऑफ सॉल्यूट ऐड किया है तो उसमें वेपर प्रेशर यानी कि रिलेटिव लोअरिंग जो है ना वो कितना होगा, तो उनका रिलेशन क्या है वो देखिए। यहां पे आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू द राउल्स लॉ क्या बोलता है कि द रिलेटिव लोअरिंग, यहां पे ध्यान दीजिए, द रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर ऑफ अ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन जो है कितना प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, सॉल्यूट का, उसके प्रोपोर्शनल है। अगर सॉल्यूट आप ज्यादा ऐड करोगे तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, अब यहां पे मैं एक चीज आपको दिखाता हूं, सबसे पहले मैं मेंशन कर देता हूं, यहां पे नोट कर लीजिए, नोट ये कर लीजिए कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को क्या बोलेंगे हम लोग, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट नहीं कह रहा मैं, यहां पे बोल रहा हूं मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो है मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल N से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब यहां पे आप देखोगे ये लोग बोल रहे हैं कि RLVP जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये किसके हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इतना क्लियर हुआ, तो यहां से आप क्या लिखोगे कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है, तो उसको बताइए, इसको बोल सकते हो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी नॉट इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन, यानी कि मोल फ्रैक्शन जो है सॉल्यूट का n है, तो n अपॉन फ्रैक्शन अगर निकालना हो तो आप क्या कर दोगे, टोटल मोल यानी कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल N। यही मेरा रिलेशंस है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का। ये फॉर्मूले को आप याद कर लीजिए, ये मेरा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। क्लियर हुआ,
चलिए एक काम करते हैं, यही फॉर्मूला हम हर जगह यूज करेंगे, लेकिन साथ में एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपके पास जो है ना सॉल्यूट का उन्होंने क्या दे दिया हुआ, वेट दे दिया हुआ है और मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है, तो उस केस में आप इसको अगर मॉडिफाइड करना चाहते हो इस इक्वेशन को, तो क्या निकल के आएगी। तो यहीं पर आप क्या करिए कि ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो है ना पी नॉट माइनस पी एस अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा पी नॉट इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या कर दीजिए मॉलिक्यूलर को याद रखिए कि नंबर ऑफ मोल्स का सॉल्यूट को क्या लिख सकते हो, वेट अपॉन सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, इसको ऐसे लिख दो। और यहाँ पे क्या लिख सकते हो सिमिलर डब्ल्यू एस अपॉन क्या लिख सकते हो एम एस। यहाँ पे जो एम एस है वो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट है और वेट ऑफ सॉल्यूट है, प्लस यहाँ पे मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को क्या लिख सकते हो, इसको मैं कैपिटल से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कैपिटल यानी कि वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये क्लियर हुआ। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको एक्चुअली यही फॉर्मूला निकल के आएगा। तो इसको आप जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है तब, लेकिन अगर मान लो कि आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन है, क्या है डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो उस केस में आप देखोगे कि जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, इसको अच्छे से लिखता हूं मैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि कंसंट्रेशन उसकी बहुत कम है। इसका कहने का मतलब कि जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट है वो बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है, तो आप क्या कर दो इसको नेग्लेक्ट कर दो। समझ में आ रही बात, जो डिनोमिनेटर में मोल ऑफ सॉल्यूट है उसको आप क्या कर दो नेग्लेक्ट कर दो। तो उस केस में जो आपको नया फॉर्मूला निकल के आएगा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा पी नॉट इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या लिखोगे देखो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन, मैं इसको डायरेक्टली फॉर्मूले लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू यहाँ पर क्या हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये आपका डायरेक्टली फॉर्मूला निकल के आएगा। आई होप आपको इतना समझ में आया। तो ये रिलेटिव, अगर मान लीजिए कि उन्होंने कि जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है और जो सॉल्वेंट है उसका मॉलिक्यूलर वेट और सॉल्वेंट का भी मॉलिक्यूलर वेट और वेट अगर दिया हुआ है, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर आपको उन्होंने मोल दे दिया है सॉल्वेंट का और सॉल्यूट का, तब आप रिलेटिव लोअरिंग निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन का, और सेकेंड इक्वेशन का आपको पता ही है कब यूज करना है। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं कि एक जेई मेन 2015 में क्वेश्चन पूछा हुआ था उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे इन्होंने क्या बोला हुआ है कि द वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन एट 20 डिग्री सेल्सियस कितना दिया हुआ है 185, ध्यान दीजिएगा 185 टॉर दिया हुआ है। यानी कि क्या कहना चाहता हूं मैं कि यहाँ पे देखिए कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो है, सॉरी एसीटोन यानी कि प्योर सॉल्वेंट यानी कि पी नॉट, याद रखिए पी नॉट कितना दिया हुआ है 185 टॉर। ठीक है, फिर उन्होंने बोला हुआ है कि व्हेन 1.2 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सब्सटेंस इज डिजॉल्व इन द 100 ग्राम ऑफ एसीटोन, यानी कि यहाँ पर जो है कैपिटल में इसलिए लिख रहा हूँ, सॉल्वेंट को मैं क्या लिख रहा हूँ, वेट ऑफ सॉल्वेंट मेरा कैपिटल में, तो ये कितना हो गया 100 ग्राम्स। और आप सॉल्यूट कितना ऐड कर रहे हो, तो यहाँ पे मैं इसको WS कर देता हूँ, ये कितना है 1.2 ग्राम, वो भी एसीटोन, सॉरी एसीटोन नहीं है, कोई भी सब्सटेंस है, अननोन है, वो पता नहीं है। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि वेपर प्रेशर वाज 83, समझ में आ रही है बात। जब आपने मिक्स कर दिया 1.2 ग्राम सब्सटेंस तो क्या हो गया कि आपका वेपर प्रेशर जो है यहाँ पे ध्यान दीजिए 185 से रिड्यूस होकर के कितना हो गया बोलो बच्चों, यानी कि सॉल्यूशन पीएस का 183 टॉर, यानी कि 2 टॉर का डिफरेंस आया, जो कि वेपर प्रेशर मेरा क्या हो गया रिड्यूस हो गया। तो अब इन्होंने पूछा हुआ है, यहाँ पे देखेंगे कि जो सॉल्वेंट है वो मेरा क्या है एसीटोन है, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा कि इसका मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो कितना आएगा एसीटोन का, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड CH3, ये कितना हो गया 15 + 15 + 12 प्लस एंड 16, यही हुआ ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये मेरा 30 और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये मेरा 28, तो कितना हो गया 58। इसका जो मास निकल के आएगा मॉलिक्यूलर मास सॉल्वेंट का वो कितना हो जाएगा 58 ग्राम पर मोल।
ठीक है। अब आप यहाँ पे क्लियर हो गया कि आपको सॉल्व कैसे करना है, तो सारी वैल्यू पता है आपको, जो सॉल्यूट है उसका मोलर मास निकालना है, तो सिंपल फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए, आप सॉल्व करेंगे आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ पे आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है वो देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा पी नॉट इक्वल्स टू, आप क्या रखेंगे फॉर्मूले में कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा WS इंटू, यहाँ पे क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन, फॉर्मूला आप ध्यान देख लीजिएगा वापस जाकर के, यहाँ पे क्या था कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये वैल्यू आप पुट करेंगे तो आसानी से निकल जाएगा। आपको निकालना क्या है, यहाँ पे देखिए कि उसका मॉलिक्यूलर मास क्या है सॉल्यूट का, तो एक काम करते हैं कि मैं इसको इधर ले जाता हूँ। तो सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ कि इसको फॉर्मूले को करूँ, MS इक्वल्स टू क्या हो जाएगा वो देखिएगा आप, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा P नॉट इंटू WS अपॉन M अपॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा वो देखिएगा P नॉट माइनस PS इंटू W। ये सारी वैल्यू जब आप रख के कैलकुलेट करोगे तो जो MS निकल के आएगा, यहाँ पे P नॉट कितना दिया हुआ है 185 टॉर इंटू WS यानी कि वेट ऑफ जो सॉल्यूट है वो 1.2 ग्राम दिया हुआ है, और जो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है वो 58 अपॉन, यहाँ पे P नॉट कितना हो जाएगा, P नॉट माइनस PS कितना होगा, तो इसको निकालोगे तो 185 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो बच्चों 183, तो ये 2 आ जाएगा इनटू यहाँ पे वेट ऑफ जो सॉल्वेंट है W, कैपिटल W जो है वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी कि वो मेरा 100 निकल के आएगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो जो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट निकल के आएगा वो 64 समथिंग 34 के अराउंड जो है ग्राम पर मोल निकल करके आएगा, यानी कि जो आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा, तो वो सेकेंड ऑप्शन जो है आपका वो राइट आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।